हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग का स्टोरी है लाल पान की बेगम, जो प्रसिद्ध लेखककार भुवनेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। और इस कहानी को स्त्री संप्रदाय का उदाहरण प्रस्तुत भी करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि एक महिला भी अपने जीवन में अपनी इच्छा रखती है और एक महिला अपने जीवन जीना चाहती है। स्त्री भी आत्मसम्मान चाहती है। ऐसी किसी भी कुप्रथा या कुरीति स्त्री को जन्म नहीं दिया जा सकता जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या उसे दोयम दर्जे का अधिकार दे। और इस कहानी का प्रकाशन भी हम लोग जानते हैं कि कब हुआ है। पहली बार इंसाबाग से 1957 ईस्वी में कहानी पत्रिका की जनवरी के प्रकाशित हुई थी। यह कहानी 1959 में प्रकाशित भुवनेश्वर नाथ रेणु की कथा संग्रह ठुमरी में यह 8वीं कहानी है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम का शुरुआत करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबलकर बैठी मन ही मन कूद रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर से चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहती। जो गई है सहुआइन की दुकान छुआ गुड़ लाने, सो अभी नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आज आए जरा लौट के। बागड़ बकरे का देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ठेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ आकर पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ ने आगे नाथ के पीछे पगड़िया ना हो तब न फुआ। गर्म गुस्से से बूझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास में फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आहा हाय हाय आय हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ की एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हथ छुट्टा बना दिया है। तुझे बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर। ठहर। मखनी बुआ नीम के पास पर झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भर कर लौटती। पनभरनियों में बिरजू की माँ की भागी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूठ का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाब करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर की नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मुख कर ऐंठती हुई बोली, निकाली आगे नाथ ओ पीछे पगड़िया ना हो तब ना। आहा। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर कहती ही है, फुआ आ सबने सीत लटमी दिया सर्विस सेटलमेंट के हाबिब में बसा कर फूलछाप किनारी वाला साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा काट जाता। फिर तुम्हारे घर में आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदाता। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगड़ियाँ झूलती। जंगी की पतो मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लकड़ी है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू रासों
से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उधर ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़ किलासी है। उसका खसर रंगी कुर्मी टोली का नाम लेलट, इसीलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है। जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली, कुलेर की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला और मन मसोड़ कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ की छाल को गले से उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मूढ़ी मचोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप की गीत गाने वाली पतोह सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। अरे चंपिया, या जंगी की पतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती। दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बाती भक भक कर चलती है। भक भक बिजली बाती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलकर हंस पड़ी। बुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच में एक मीठी गाली निकाली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखें ना पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बाती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाढ़ी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ ने आंगन में रात भर बिजली बत्ती भूक भूक आती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर चलने वाले सब औरत खलियान और सोनाली धान की बोझों को देखकर बैगन की भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपटपाते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों में चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीड़ खड़ी पड़ी। मुझे क्यों मारती है? सौवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सौवाइन जल्दी सौदा नहीं देती है नानी। एक सौवाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात दे कर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाती सुना। चाल सीखने जाती है टीसन के छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी से फिर उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठा खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते धूल की ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, दे दे मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुँह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद की सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम बाहर 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने छिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा तो 3 पेट में। जाके सीध की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई और फिर लौटाने के नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ की निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने छबेरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती का बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदीहा टोली में मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू
की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाती की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयली टोली में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मालदरिया टोली में मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा, शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुराने हो चुके होंगे। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया को गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही 5 कौड़ी कसाई के हलवाई करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुँह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बावड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू के सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद वो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमरी, तुमने बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमरी खोलती हुई चंपिया, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। आज मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फीस फिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी के हिस्सा बांधते हुए चुपकी मुक्की लगाई। जोड़ी के समय इस तरह घुटने की टट्टू रखकर चुपकी मुक्की लगाना सीख चुका था वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। सांझा तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भींगी पलके पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला। गांच किया सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधों को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस सुख का फल दे रहे हो बाबा भोला? अपने जानते उसके किसी देवता पितर का मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौती की थी, ठीक हो ही तो महावीर जी को रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करेंगे कि चखाएंगे? बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी का पतों की बातें चुभती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चौमेरी करने वाली का पतो बेटी पतो चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है? बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोपियों की आंखों में किरकारी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फूट कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह मरते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखें की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काठा पर तोल के ओजन हुआ। भगत के यहाँ इसमें चलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे के समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव में किसी
पुश्त खोगी के भतार सर्वे के समय बाबू साहिब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह हुमड़ाते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने उस अपने सबके छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी के नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितने बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा ना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मंजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा में स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसने मर्द ने, कुल्लू के बैल की तरह खाट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ अभी तक एक पैसे की जलेबी भी खा कर दी है उसने कसम से ने। पाट की दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नबरी लौट देने की नहीं दिया आँख से। बैल खरीद आए, उसी दिन से गांव की ठिठोरा पीटने लगी। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएंगे। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद ही कुछ काम नहीं, उसकी जीभ से आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छोड़ी है। लो खूब देखो नाच, किथरी से नीचे दरासे का सपना, काल भोरे पानी भरने के लिए सब जाएगी। पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएगी। सभी चलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी चारते भी 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसका बात में रहता है, वह बालों में गिरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघे की धान लगा हुआ है। अघने लोगों की बिट से बचो। तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राण एक साथ कहा, हु। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घबराती है ना? दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी के छेद से देखकर आ तो चंपी, भाग के आ चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी की छेद से झाँक कर आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुहड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों की जोर से डांटा। आहा, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तड़ गई। जरूर मलदेहिया टोली के गांजे की चीरम चढ़ा रखी है थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दो चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू ने गले
में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ का मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा चप्पा झोपड़े के ओसारे में रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे में आई। ढेर पहर रात की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो ही रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों की रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन में सब मैल दूर हो गया। धानी रंग में उसकी आंखें से उतरकर रोम रोम में खुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर में बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुसलती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदरिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत की धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और अपनी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इस दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ? डांटती क्यों है? नवरात्र से पहले ही नया धान जुड़ा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है। चिरई मुरईन है ये लोग। दोनों का मुंह में नवरात्र से पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, कितना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुका है क्या? बिरजू ने बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं। मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसकी गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वाले को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछेगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खींचने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन में एक बात हंसकर खोलने में देर न लगाती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा खैसदार की खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज़ दे दे। ए बुआ, सुनती हो बुआ, मैया बुला रही है। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब बुआ को क्यों गुनाहती है? सारे टोले में बस एक बुआ ही तो है, बिना नात पगड़िया वाली है। अरे बुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई क्या? नात पगड़िया वाले को आकर देखो, दोपहर रात की गाड़ी लेकर आया है। हाँ जाओ बुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। बुआ कांपती खांसती आई। इसके घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो पहले से अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने बुआ की अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बानस, जो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न बुआ? बुआ को तंबाकू मिल जाए और रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। बुआ ने अंधेरी टटोलकर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सवाइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर गोला तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेरे, और कहाँ रह गई कि
पी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर की कढ़ाई ओंधो कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी टंटा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, टाखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकाने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, ही। बिरजू के टूटे दांतों के फांद से बोली, निकली बेकैल्ड मर 3 के 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर उठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने बुआ को मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा तू बुआ? बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठी होती है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे के देह में जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट कर साड़ी पहनी और बिरजू बटन का अभाव से पैंट का पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकाल गांव की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उही, इतनी देर से भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच का लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसमें बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे तो पहिया जब चू चू करके घर घराने लगा तो बिरजू की माँ नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतों नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी को रोकते ही जंगी ने झोपड़ी में आते हुए रोने की आवाज़ स्पर्श हुई। बिरजू ने के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव में सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे हो? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी आ जल्दी। बगल में झोपड़ी की राधा की बेटी सुनहरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार रेगा खवा घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट कर झुमकी कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा जल्दी। जंगी की पुतोहू रलीना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भली गाली दी, साला लतार मार कर लंगड़ी बनाएगा पोतों को। सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट के झुकी हुई दोनों पोतों को देखा। उसे अपने खेत में झुकी हुई बालियां याद आ गई। जंगी की पतों ने गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी में कड़वे तेल और कड़वा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने याद आई। उसने कपड़े की गठरी में 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, राम रहा की सरकारी कूप की पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान की खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों की धान की झरते फूलों की गंध आ रही है। बांस की झाड़ी में कहीं टुक्की की लता फूली है। जंगी की पतों की एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई, चंपिया, सुनरी, ललीना की बीबी और जंगी का पतो, ये चारों ही गांव की बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी के लीप धान खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे में मांगटिका पर चांदनी टिकटिकाती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा लो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खसाक कर गला साफ किया।
बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से कारी चंपिया, नहीं तो मैं बैल को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी का पतोह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाएं। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोह है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म का गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखें को केंद्रित करने की चेष्टा, अपने रूप की झांकी निकाली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ का मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। इसी के साथ हमारा लाल पान का बेगम कहानी ख़त्म होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि मेरे बोलने या आप लोगों को सुनने में कहाँ दिक्कत है। मैं उसे पूर्ण तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी।